अच्छे तरीके से डी फार्म सेकेंड ईयर, जैसा कि पता है फार्माकोलॉजी का आपका पहला पेपर है और अभी हमें पता है कि आप जी जान लगा के कोलॉजी पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, पहला पेपर फार्माकोलॉजी है, दोपहर में है। ठीक है, तो अच्छे से पेपर दे के आइए और सुबह ही पेपर आपका इन्वायरमेंटल का है, तो इन्वायरमेंटल भी आप अच्छे से कीजिए। जो यूपी के स्टूडेंट हैं इन्वायरमेंटल को भी अच्छे से करके आएंगे, इन्वायरमेंटल भी आपका सही चल रहा है। अब बारी है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री भी बीच में पढ़ रहा है, कम्युनिटी के बाद शायद बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे। बाकी हॉस्पिटल की चिंता नहीं है, हॉस्पिटल वाला आपका एकदम लास्ट पेपर है, तो हॉस्पिटल हमें लगता है बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और हॉस्पिटल पहले से भी ठीक ठाक सब्जेक्ट था, अगर यही बायोकेमिस्ट्री दिया होता लास्ट में तो ज्यादा मजा आ गया होता। एचटीपी पहले करा लिया होता कम्युनिटी के बाद, बायोकेमिस्ट्री अगर लास्ट में दे देता तो मजा आ जाता, बल्ले बल्ले हो जाता। क्या कहते हैं आप लोग, सही रहता ना? अगर बायोकेमिस्ट्री लास्ट में दिया होता लाइन एथिक्स के बाद तो काफी मजा आ जाता, आपके पास टाइम रह पाता जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते। लेकिन चलिए नहीं हुआ, लेकिन चलिए नहीं हुआ, जो चीज सामने है फिलहाल उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल उमेश जी, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं हिंदी में नहीं लिख पा, मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भाषा कैसे लिखा जाए तो मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है सर, मैंने लास्ट ईयर का एमसीक्यू किया था बट इस बार के टॉप 20 चीजों में बहुत सारे डिफरेंस है। एमसीक्यू लास्ट ईयर का किया था बट इस बार के टॉप 20 में बहुत सारी चीजें, हाँ इस बार के टॉप 20 में बहुत सारी चीजें डिफरेंस की गई हैं। इस बार टॉप 20 है, 100 एमसीक्यू है, 100 फिलिप्स है, 100 वर्थ है, सारी चीजें हैं। ठीक है, ओएमआर मतलब ओएमआर सीट दी जाती है। जैसे आप देखिए नीट का पेपर या जो पेपर होता है ऑफलाइन आप देखे होंगे, उसमें क्या होते हैं कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन है, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन का डी सही है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, डी सही है, यहाँ ऑप्शन भरे होते हैं ए बी सी एंड डी, यहाँ गोले बने होते हैं, हर जगह पे गोले बने होते हैं। मान लीजिए पहले वाले का डी सही है, आपको एक सीट दिया गया तो आपका डी सही है, तो डी को आपको फिल करना है, डी को आपको गोला भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही स्कैन किया जाएगा तो आप जितना भी गोला भरे हैं वो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, मतलब जो टीचर कापी चेक करेगा उनके डिस्प्ले पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे क्या होता है, गोले को बहुत सही भरिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी छोड़ दिए हैं तो स्कैन नहीं करेगा, और स्कैन नहीं करेगा तो आपके जो एक नंबर हैं तो आपके अपलोड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब गोले को भरिएगा तो डॉट पेन से भरिएगा, जेल पेन से नहीं। हालांकि सब बताएंगे, पहले एक बार कंफर्म कर लेने दीजिए हमको कि हर सेंटर पे कॉपी आई है कि नहीं आई है, तब इस पे चर्चा करेंगे, अभी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी एक बार ये देखिए बीटीयूपी तो कह रहा है लेकिन हर सेंटर पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत डाउट होता है। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को प्लेन कॉपी मिला था A4 साइज वाला, बहुत सारे लोगों को लाइनिंग वाली कॉपी मिली थी। ठीक है, और भी हम देखे कई सेंटर पे, एक सेंटर पे एक पेपर मिला जिसमें खाली हिंदी में पेपर था, खाली हिंदी में पेपर था, और वही बच्चा जो कह रहा था कि सर हमें हिंदी में लिखना है, वो हिंदी का पेपर देख के बहुत कंफ्यूज था कि सर हिंदी का पेपर हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा जाए। और एक सेंटर पे खाली पेपर इंग्लिश में मिला था, सिर्फ पेपर इंग्लिश में मिला था, तो बड़ी कंफ्यूजन होता है बीटीयूपी का। कहीं पेपर इंग्लिश, देखो आपको यूपी का पेपर की बात करें स्पेशली तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और जनरली होता यही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिले। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पे टोटल हिंदी मिला था और कुछ जगह खाली इंग्लिश में मिला था, तो इंग्लिश जो मिला था वो तो ठीक था, लेकिन जो टोटल अगर हिंदी दे दिया जाए तो बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में दिया, आप कैसे हेडिंग को मेंशन करेंगे, कैसे आप चीजों को लिखेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये सारी चीजें कंफर्म करने दीजिए, फिर इस पे बताते हैं बाकी चीजें। ओएमआर वाली चीजों को कंफर्म करके आपको क्लियर करके बताएंगे कि क्या चीजें हैं कैसे हैं। ठीक है, फिर बताते हैं रोल नंबर और एनवायरमेंट नंबर के लिए। हाँ वो तो आपके पहले पेज पे तो होते ही हैं, पहला पेज वही ही होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप अच्छा डी फार्मेसी नहीं बी फार्मेसी का जो लोग पेपर देते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी में, उसमें पहला पेपर या फिर कोई भी ग्रेजुएशन एग्जाम दीजिए ओएमआर सीट जैसा ही होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमें लगता है कॉपी वाली आनी चाहिए, और ओएमआर सीट अलग से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसके बारे में हम कंफर्म करके आपको क्लियर करके बता देंगे। पहले हम सेंटर पे एक बार कॉपी देख लें, जो कि हमें बहुत जल्दी देख मिल जाएगा आज या कल में। ठीक है, हम पता कर लेते हैं कैसे कॉपी सेंटर पे आई गई है, उसके बाद उस हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक, चलिए पार्ट 4 को हम कवर करते हैं बायोकेमिस्ट्री के।
अच्छे तरीके से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री का वन शॉट की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री का वन शॉट इन्वायरमेंटल कवर हो जाएगा। और कल आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। पेपर दे के आइए, एनवायरमेंटल पढ़िए, एनवायरमेंटल के बाद जो सब्जेक्ट नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसको पढ़िएगा। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे दोपहर में स्टार्ट करेंगे 2 से 3 बजे तक, और रात में 11 बजे तक बीच बीच में गैप करके बायोकेमिस्ट्री का वन शॉट कवर कर देंगे। ठीक है, जैसा होगा देखेंगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया करेंगे आपके लिए, जिससे आप पढ़ के तैयार कर लीजिए। देखिए टॉप 20 ही है, टॉप 20 को ही पढ़ाना है। आप अगर टॉप 20 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझिए वन शॉट कंप्लीट है। ठीक, चलिए। तो OMR को लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा हम अपडेट कर देंगे। ठीक, चलिए तो MCQ स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए इसको कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एंजाइम। एंजाइम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे एंजाइम से में कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा हमें उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना है, उसको कवर करना है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि इंसान के शरीर में ज्यादातर एंजाइम इनसे बने होते हैं। मोस्ट एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ। इंसान के शरीर में ज्यादातर एंजाइम इनसे बने होते हैं, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या मिनरल से। मोस्ट एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, सी राइट आंसर है प्रोटीन। इंसान के शरीर में ज्यादातर एंजाइम बने होते हैं किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक चीज और, एंजाइम प्रोटीन हो सकता है लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम कहें कि मोस्ट एंजाइम ह्यूमन बॉडी में किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। तो एंजाइम तो प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले का सी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि एंजाइम आर बेस्ट डिफाइंड एज। एंजाइम को अच्छे से अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ऐसा विटामिन जिसको मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन दैट रेगुलेट हार्मोन, प्रोटीन जो हार्मोन को रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। एंजाइम क्या होगा? बहुत अच्छा, पहला राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होता है जो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको क्या करता है? स्पीड अप करता है, बढ़ा देता है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर ए वाला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। बताइए नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है एंजाइम का, उसको क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोफैक्टर, सबस्ट्रेट। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, सॉरी एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोफैक्टर या सबस्ट्रेट? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, सी वाला होगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर होगा। ठीक है, एपो एंजाइम का मतलब कि एंजाइम से कुछ भी बाइंड नहीं किया हुआ है। इसको तो हम आपको कोएंजाइम में पढ़ा चुके हैं, फिर आप क्यों गलती कर रहे हैं? इसको हम कोएंजाइम में पढ़ाए थे कि एपो एंजाइम का मतलब कि एंजाइम से कुछ भी बाइंड नहीं किया, एंजाइम एकदम प्लेन है। ठीक है, जब एंजाइम से आपका कोई एंजाइम बाइंड करता तब ना बनता है एपो हेलो एंजाइम। चलिए आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड और भी चीजों का कवर करा देते हैं जिसे ध्यान रखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको कोफैक्टर कहते हैं। क्या होता है कोफैक्टर? आइए पहले देख लेते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पूछा कि एंजाइम का वो कौन सा पार्ट है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो कोफैक्टर होता है। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, सबस्ट्रेट क्या है, बात करते हैं आके। तो चौथा क्वेश्चन है कि एन एंजाइम टुगेदर विथ इट्स कोफैक्टर। एक एंजाइम जो कोफैक्टर के साथ है उसे क्या कहेंगे? एक एंजाइम जो कोफैक्टर भी उसके साथ बाइंड किया है उसे क्या कहेंगे? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, जाइमोजन या सबस्ट्रेट? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, जाइमोजन या सबस्ट्रेट? बताइए क्या होगा? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, जाइमोजन या सबस्ट्रेट? एक ऐसा एंजाइम जो कोफैक्टर, जो को एंजाइम के साथ बाइंड किया है उसे क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, होलो एंजाइम कहेंगे, बी राइट आंसर है, चौथे का बी राइट आंसर है। ओके, हिंदी से करिए सर। चलिए बिल्कुल, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए इंग्लिश में ही, और हम हिंदी में ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ना, ये एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, आइसो एंजाइम क्या है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइसो एंजाइम की, जिसको आइसोजाइम कहते हैं। आइसो एंजाइम क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन बट डिफरेंट स्लाइटली इन स्ट्रक्चर। हिंदी में देख लेते हैं, एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप, एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप जो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़े अलग होते हैं। एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप होते हैं, रूप जो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, ऐसे को हम आइसो एंजाइम कहते हैं। ओके, होलो एंजाइम की बात करें, होलो एंजाइम तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एपो एंजाइम और कोफैक्टर। ठीक है, एक एंजाइम का एक्टिव रूप जिसमें एपो एंजाइम और कोफैक्टर होता है। एपो एंजाइम खाली वाला पार्ट और कोफैक्टर होता है, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। आप कोफैक्टर की जगह पे आप कोई एंजाइम भी कर सकते हैं, को एंजाइम कोफैक्टर होता है, एपो एंजाइम वो होलो एंजाइम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है जाइमोजन, जाइमोजन क्या होता है? एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का इनएक्टिव प्रिकर्सर जो केमिकल बदलाव के बाद एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे पेप्सिनोजन से पेप्सिन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन, हालांकि थोड़ा सा अलग हो जा रहा है आपके सिलेबस से, थोड़ा सा आगे बी फार्म का है, लेकिन हाँ थोड़ा समझ लीजिए, आप कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, जो आपके क्वेश्चन आपको शायद पता होगा, जब भी पेपर उठा लीजिए 3 साल का पीबीआई के प्यू, एक से दो क्वेश्चन जरूर आपका बी फार्मा लेवल का आता है। एक से दो क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू आएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वो हर सब्जेक्ट, चाहे फार्माकोलॉजी हो, चाहे आपका बायोकेमिस्ट्री हो या कोई भी हो, एक दो से दो क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा ही आता है, मतलब कि बी फार्मा लेवल का आता है, जो लेवल आपके डी फार्मा से थोड़ा सा हाई रहता है। तो इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम दैट बिकम एक्टिव आफ्टर केमिकल चेंज, जैसे पेप्सिनोजन से पेप्सिन हो गया, उसे जाइमोजन कहते हैं। सबस्ट्रेट तो आपको पता है, सबस्ट्रेट वह मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम, सब वह सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम कार्य करके कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जो एंजाइम के एक्टिव साइड से बाइंड होता है मॉलिक्यूल, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम जैसे ये लिखा हुआ ना एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम क्या होता है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच इनएक्टिव एलोन, मतलब जो आपका प्रोटीन है वो अकेला है। ठीक है, जो आपका ये प्रोटीन है, सॉरी, ये आपका जो एंजाइम है वो क्या है? अकेला है, इसे कुछ भी बाइंड नहीं किया है, कोई बाइंड नहीं किया है। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इन एन एक्टिव अलोन एंड नीड ए कोफैक्टर टू बिकम एक्टिव, इसे आवश्यकता है कोफैक्टर या को एंजाइम का एक्टिव होने के लिए। और जैसे ही मान लीजिए कोई कोफैक्टर इससे बाइंड किया, कोफैक्टर या फिर को एंजाइम अगर इससे बाइंड किया, तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। क्लियर? अगर कोफैक्टर या को एंजाइम इससे बाइंड करता है तो ये होलो एंजाइम कहलाएगा। ओके, जो एपो एंजाइम होता है ये एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है जो कि इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं है। एंजाइम का प्रोटीन हिस्सा जो अकेले इनएक्टिव होता है, और एक्टिव होने के लिए, होलो एंजाइम बनाने के लिए एक कोफैक्टर की जरूरत होती है, को एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ध्यान रखिएगा। सर कॉपी में पैसे लगा सकते हैं क्या? कॉपी में पैसे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। ठीक है, कॉपी में पैसे लगाएंगे नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, कॉपी उसके बाद पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, वहीं पे आपके डिस्प्ले कॉपी कोई खोल के देखेगा, जो कॉपी चेक करते हैं एग्जाम, जो टीचर्स होते हैं। पैसे मिल गया, जाहिर सी बात है वहां कैमरा लगा होता है, टीचर पैसे को रख भी नहीं सकता है, जहां कॉपी चेक होती है वहां कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, और उसको पैसे को रख भी नहीं सकता है, तो पहली बात आप पैसा रखेंगे, सारी लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो आपका यूएफएम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यूएफएम। ठीक है, यूएफएम होता है अनफेयर मीन्स, और यूएफएम लग गया तो आप बीटी यूपी के चक्कर लगाएंगे। कहाँ? बीटी यूपी के 10 बार चक्कर लगाएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बाकी सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर आपको अपने जो एचओडी सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, एक लेटर लिखवाना पड़ेगा। लेटर में बताना पड़ेगा कि हाँ हमने ऐसा किया था, वो सिग्नेचर मोहर करेंगे कि हाँ हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था। फिर बीटी यूपी वाले आपको फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो याद रखिएगा, बीटी यूपी को इतने हल्के मत लीजिएगा, कुछ भी कर सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कैमरे लगे होते हैं, उन्हें भी पता है, जो बीटीपी बोर्ड है उसे भी पता है कि टीचर पे पैसा कौन नहीं चाहता है। अगर कोई काफी पैसा रख रहा है टीचर रख लेगा, लेकिन ऐसे में नहीं है, वहां कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की निगरानी में काफी चेक होती है।
ठीक है। प्रॉपर कॉपी का टारगेट रहता है एक टीचर का, कहीं ज्यादा ना बताएं या किस तरह से चेक करवाने, किसी और से तो नहीं चेक करवा रहे हैं कॉपी, सारी चीजें होती हैं उस हिसाब से होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सारी चीजों को समझ पाए। पहला क्वेश्चन था कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, तो यहाँ को फैक्टर होगा। होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, जहां पे कोई एंजाइम के साथ, मान लीजिए एंजाइम के साथ कोई भी को एंजाइम या फिर को फैक्टर क्या करे, बाइंड कर दे, वो क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। और एपो एंजाइम का मतलब कि एंजाइम का खाली पार्ट, ये इनएक्टिव पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट है। ठीक है। और सबस्ट्रेट का मतलब हो गया कि वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम के एक्टिव साइड से बाइंड करता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी वाला हो गया। चौथा कह रहा है कि एंजाइम टुगेदर विद कोफैक्टर, एक ऐसा एंजाइम जो कोफैक्टर के साथ है, इसी को को एंजाइम भी कहते हैं, को एंजाइम के साथ है, वो होलो एंजाइम होगा। क्लियर हो गया ना, इसको पढ़ा चुके हैं, जरूर देखिएगा। डायग्राम पेंसिल से नहीं, पेन से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या हो गया, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूबी क्लासिफिकेशन एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर क्लास। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन हम एंजाइम पढ़ा रहे थे तो एक बार फिर रिवीजन हो जाए इसलिए लाए हैं। ठीक है। आईयूबी क्लासिफिकेशन के अनुसार एंजाइम को कितने मेजर क्लास में बांटा गया है, बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 6 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, हाँ, आप 6 मेजर क्लास में बांटा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइएस, आइसोमेरेज, लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइएस, आइसोमेरेज, लाइगेज। ठीक है। ऑटो ट्रक हवा लाई इसमें लगी, ऑटो से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रक से ट्रांसफिरेज, हवा से हाइड्रोलेज, लाई से लाइएस, इसमें से आइसोमेरेज, लगी से लाइगेज। ठीक है, तो बेसिक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। 6वां क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बताइए, विच क्लास ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वो कौन सा क्लास है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेज, ट्रांसफिरेज, आइसोमेरेज। ये तो एंजाइम की खासियत यही होती है ना कि नाम उसके थोड़ा मिलते जुलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो से हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज से रिडक्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पहला वाला है। हमें कुछ नहीं पता तब भी आप ए लगा के चले जाएंगे। ठीक। चलिए, सर स्ट्रक्चर ना बना पाए तो नंबर नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर ना बना पाए तो नंबर, इसमें स्ट्रक्चर इसमें कहाँ है। जी खाली थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपकी स्टार्टिंग में है, वो भी आपका किसका किसका है, ग्लूकोज का, फ्रेक्टोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का। यही स्ट्रक्चर पूरे बायोकेमिस्ट्री में है, और कहीं पे स्ट्रक्चर है। और डायग्राम आपका है, जैसे डीएनए का डायग्राम है, बड़े बड़े साइकिल पाथवे हैं। ठीक है। यूरिया साइकिल, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डायग्राम बनाना है वहां पे। स्ट्रक्चर खाली आपका दूसरे चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट में बस है, बाकी आपकी स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। ठीक। 7वां क्वेश्चन है कि एंजाइम ट्रांसफरिंग फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड। एंजाइम जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है उसको किसमें क्लासिफाइड किया गया है। ऐसा एंजाइम जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है उसको किसमें क्लासिफाइड किया गया है। लाइगेस में, ट्रांसफिरेज में, आइसोमेरेज में, या लाइगेस में। बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ट्रांसफर करता है किसको, फंक्शनल ग्रुप को, तो भैया ट्रांसफिरेज होगा ना। ट्रांसफिरेज क्या करता है, एंजाइम को ट्रांसफर करता है, उसके फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। विच फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा कारक है जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है। वो कौन सा कारक है इनमें से जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करते हैं। तापमान मतलब टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर कलर ऑफ द एंजाइम। बताइए वो कौन सा कारक है जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला होगा, कलर ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का जो रंग होता है वो प्रभावित नहीं करता है, बाकी सारे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चाहे वो तापमान हो गया, चाहे पीएच हो गया, चाहे एंजाइम के कंसंट्रेशन हो गए, चाहे आपका इनहिबिटर हो गया, चाहे एक्टिवेटर हो गया। ये सारे एंजाइम जो, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, ये सब एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अगर तापमान ज्यादा होगा या कम होगा तो एंजाइम सही से काम नहीं करेगा। पीएच भी बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, अम्लीय क्षारीय हो गया, तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है। एंजाइम का कंसंट्रेशन ये भी बहुत कम, अगर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो बताइए कैसे एक्टिव साइट से बाइंड करेगा।
तो ये सारे कारक हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इनहिबिटर तो ऐसा चीज होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ही रोक देता है। उसको क्या करता है, वो एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है, जिसे सब्सट्रेट बाइंड नहीं हो पाता, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है इनहिबिटर। और एक्टिवेटर क्या करता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। ठीक, चलिए, तो ये इसका डी राइट आंसर है 8वें का, ध्यान रखिएगा। नवा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम इज, बताइए एक सही टेम्परेचर, सही तापमान क्या है ह्यूमन एंजाइम का? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 और या 45? करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? हाँ बिल्कुल, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है ह्यूमन एंजाइम का, जो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब रूम टेम्परेचर नहीं कह सकते, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए, सी राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा पीएच होने से एंजाइम एक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम पीएच कैन लीड टू लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू, बहुत ज्यादा पीएच होने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो सकती है। एक्टिवेशन, इनहिबिशन, सैचुरेशन, डीनेचुरेशन। एक्टिवेशन बताइए, बहुत ज्यादा पीएच होने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि एक्टिवेशन की वजह से, इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिट की वजह से, सैचुरेशन या डीनेचुरेशन। मतलब क्या प्रॉब्लम होगा, एक्टिवेशन होगा या इनहिबिट हो जाएगा या फिर सैचुरेट होगा या फिर डीनेचुरेशन होगा? बिल्कुल सही। देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन आप एक टर्म देखना है, हम अभी पढ़े हुए थे कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, कि उसमें पीएच भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा या कम होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो बहुत ज्यादा पीएच होने से एंजाइम एक्टिविटी कम हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो डी नेचर का हो जाएगा। क्या डी नेचर का? अगर सीधे कहे तो डी को अलग कर दीजिए, नेचर को अलग कर दीजिए। डी नेचर का मतलब कि वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, उसकी प्रकृति वैसी नहीं रह जाएगी जैसी है। ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब तो एक्टिवेट हो गया, इनहिबिशन का मतलब वो इनहिबिट कर रहा है, सैचुरेट मतलब संतृप्त चीज कर रहा है। लेकिन ये डीनेचुरेशन का मतलब कि क्या हो रहा है कि वो डी नेचर का हो गया, उसकी प्रकृति वैसे नहीं रहेगी जैसे थी। ओके, तो 10वें का डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी वाला है। ठीक, 11वां है द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर सब्सट्रेट बाइंड इज कॉल्ड। आपको वो क्षेत्र बताना है जहां पे एंजाइम वेयर सब्सट्रेट बाइंड करता है। बताइए वो क्षेत्र क्या है एंजाइम के, एंजाइम में वो क्षेत्र कहां से, वो क्षेत्र क्या है, वो रीजन क्या है जहां से सब्सट्रेट बाइंड करता है? कोफैक्टर साइट, एक्टिव साइट, इलेक्ट्रिक साइट, बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, कोफैक्टर साइट, एक्टिव साइट, इलेक्ट्रिक साइट या बाइंडिंग डोमेन? जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, बी वाला, एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट वह क्षेत्र, वह रीजन जहां एंजाइम जो होता है, एंजाइम के साथ जो सब्सट्रेट बाइंड करता है, वो क्षेत्र क्या है, वो एक्टिव साइट होता है। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग रिवाइज किए होंगे, बताइए जो नॉन नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, बताइए एंजाइम के किस साइट से बाइंड करता है? कोफैक्टर साइट, एक्टिव साइट, इलेक्ट्रिक साइट या बाइंडिंग डोमेन से? नॉन, आप पढ़े हैं ना इनहिबिटर, पढ़े हैं ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, बताइए वो एंजाइम का कौन सा क्षेत्र है जहां से बाइंड करता है, कौन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप सच में पढ़ाई किए हुए हैं। सी, इलेक्ट्रिक साइट। ठीक है, एंजाइम के दो साइट होते हैं, एक एक्टिव साइट होता है, इलेक्ट्रिक साइट होता है। तो इलेक्ट्रिक साइट से जब बाइंड करेगा तो एंजाइम के आकार को ही बदल देगा, जिससे एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है, जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी देख सकते हैं लॉक एंड की मॉडल में ये सब एंजाइम के एक्टिव साइट हैं। ये आपका एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट होता है। ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, जिसको आप पढ़े थे लॉक एंड की मॉडल में, इंडिस फिट मॉडल में। 12वां क्वेश्चन था लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन, लॉक और की ताला चाबी सिद्धांत क्या एक्सप्लेन करता है? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम क्रिया की विशिष्टता, तापमान का प्रभाव, एंजाइम अवरोध, एंजाइम संश्लेषण। लॉक एंड की मॉडल क्या बताता है? बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम क्रिया की विशिष्टता। ठीक है, ए राइट आंसर है। चलिए, 13 है कि इंड्यूस फिट मॉडल सजेस्ट दैट,
इंड्यूस फिट मॉडल क्या सुझाव देता है? जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये क्या सुझाव देता है? एंजाइम इज रिगिड, एंजाइम कठोर है। सबस्ट्रेट चेंज से सबस्ट्रेट का आकार बदलता है। बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं। या नो बाइंडिंग आकार, कोई भी बंधन नहीं होता। इंड्यूस फिट मॉडल क्या सुझाव देना चाहेंगे उसके बारे में? जी हाँ, सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस, दोनों क्या होते हैं? हल्के से चेंजेस होते हैं। हालांकि एंजाइम में ज्यादा होता है, जो कि जिससे प्रॉपर तरीके से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सी राइट आंसर है, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस, सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक। हाँ, इंड्यूस फीड मॉडल में आपको यही बताया था कि एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट मोर सलिडली। एंजाइम जो होते हैं अपने आकार को थोड़ा बदलते हैं और थोड़ा सबस्ट्रेट भी बदलता है। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाए और आराम तरीके से अच्छे तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करें। ठीक है, इससे आसानी हो सके। 14 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा रहे हैं। हैवी मेटल इनहिबिट एंजाइम बाई, हैवी मेटल जो होते हैं वो एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसके द्वारा? हैवी मेटल्स एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, कंपेटिंग विद सबस्ट्रेट्स। ठीक है, या फिर डीनेचरिंग एंजाइम प्रोटीन, इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट, या एक्टिंग एज कोफैक्टर। हैवी मेटल जो होते हैं वो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट एंजाइम बाई किसके द्वारा? करेक्ट आंसर 14 का क्या होगा? कंपेटिंग विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं। कंपेटिंग का मतलब प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो बताइए, ये पहला तो होगा नहीं। डीनेचरिंग एंजाइम प्रोटीन, जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है, बी वाला। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। ध्यान दीजिएगा, हैवी मेटल्स इनहिबिट कर देता है एंजाइम को बाय डीनेचरिंग एंजाइम प्रोटीन। ओके, हैवी मेटल डैमेज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सो द एंजाइम कैन नॉट वर्क। हैवी मेटल एंजाइम की एक्टिव साइट को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होता है उसी को डैमेज करने लगता है ये जो हेवी मेटल्स होते हैं, जिससे एंजाइम काम नहीं करता। तो डीनेचरिंग एंजाइम प्रोटीन आप कह सकते हैं। डीनेचरिंग का मतलब इसका डीनेचर हो जाना, उसकी प्रवृत्ति में चेंजेस आ जाना। तो बी राइट आंसर है। ठीक। 15वां क्वेश्चन है कि एंजाइम दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म बट परफॉर्म द सेम फंक्शन आर कॉल्ड। एंजाइम जो अलग अलग मॉलिक्यूलर रूपों में मौजूद होते हैं लेकिन एक ही काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है। एंजाइम जो अलग अलग मॉलिक्यूलर रूपों में होते हैं, अभी आपको पहले पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मॉलिक्यूलर रूपों में मौजूद होते हैं लेकिन एक ही काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कोफैक्टर, जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम, प्रो एंजाइम्स। कोफैक्टर्स, जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम, प्रो एंजाइम्स, अभी बढ़ाए थे आपको थोड़ी देर पहले। एंजाइम जो अलग अलग मॉलिक्यूलर रूपों में मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म बट परफॉर्म इन सेम फंक्शन आर कॉल्ड। क्या आंसर होगा 15वें का? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आइसो एंजाइम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, उसे आइसो एंजाइम कहा जाता है। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंक्लूड। डाइजेस्टिव एंजाइम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंक्लूड, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका प्रयोग करते हैं किसमें? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। इसमें क्या शामिल होता है? इंसुलिन, हिपेरिन, पेनिसिलिन, पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन। इंसुलिन, हिपेरिन, पेनिसिलिन एंड पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका प्रयोग किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, इसमें क्या शामिल होता है? इंसुलिन, हिपेरिन, पेनिसिलिन, पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर आपका, पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन। ठीक है, पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मतलब दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पेप्सिन एंड पेनक्रिएटिन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है कि द मेन फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इज दियर रोल इन। मेन फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इज दियर रोल इन, बताइए फार्मास्यूटिकल एंजाइम का जो मेन मुख्य फार्मास्यूटिकल महत्व है वो क्या है, उसका क्या योगदान है? प्रोवाइडिंग कैलोरी देता है। एक्टिंग एज प्रिजर्वेटिव्स, एज ए प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है। थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन, थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल तरीके से यूज होता है, या कलरिंग एजेंट होता है। मेन फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस महत्व क्या है एंजाइम का, इसका क्या योगदान है? जी हाँ, सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल, बहुत सारे एंजाइम से मेडिसिन बनाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल यूज में यूज किए जाते हैं, तो सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस बताइए किस डिफिशियंसी की वजह से होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय डिफिशियंसी, या किस कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं। DACK, करेक्ट आंसर क्या होगा 18 वाला। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये तो आप पढ़े हुए हैं। विटामिन ए की कमी से विजन की प्रॉब्लम जो होती है वो होती है, जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, डी का कैल्कीफिरॉल, ई का आपका टोकोफिरॉल, और के का आपका फाइलोक्विनिन होता है। ठीक है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, सेल को डैमेज करने से बचाता है। ये हमारी विजन के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। चलिए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए बताइए, 19 क्वेश्चन था कि विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है। विटामिन ए का जो रिच सोर्स है, स्रोत है, कहाँ से मिलता है? बटर मक्खन खाने से, या चावल खाने से, या कैरेट गाजर खाने से, या फिर दाल पीने से? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? रिच सोर्स बटर, राइस, कैरेट, पल्स। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कैरेट खाने से। ठीक है, कैरेट खाने से, गाजर खाने से। ठीक है, गाजर से आपको मिलता है। ओके, गाजर भी है और बहुत सारी चीजें हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए मिलते हैं। ठीक है, चलिए, विश्वा है रिक्टेस इन चिल्ड्रन अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बच्चों में जो सूखा रोग कहा जाता है, जिसे रिक्टेस कहते हैं, किसकी कमी से होता है? बच्चों में जो सूखा रोग होता है रिक्टेस, ये किसकी कमी से होता है? EAD और B12। देखिए, बच्चों में होता है रिक्टेस और बड़ों में होता है, एडल्ट में होता है ऑस्टोमेलेशिया। तो ऑस्टोमेलेशिया या रिक्टेस दोनों किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और विटामिन डी की ही कमी हो गई तो जाहिर सी बात है ऑस्टोमेलेशिया और रिक्टेस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 20वें का सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। 5 क्वेश्चन और बचा था, बस हो जाएगा। बताइए, विटामिन डी का जो बेस्ट प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? विटामिन डी का बेस्ट प्राकृतिक स्रोत क्या है? फल है कि सूरज की रोशनी है कि मिल्क पाउडर है या राइस है? फल है कि सनलाइट है कि मिल्क पाउडर है कि राइस है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं सभी लोग सही बता रहे होंगे। बी राइट आंसर, सूरज की रोशनी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स लेते हैं? यहाँ अभी के टाइम पे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स लेते हैं? ठीक है, अब नेचुरल सोर्स क्या मतलब? अभी चले जाए धूप में, क्या नेचुरल सोर्स मिलेगा? हम प्राकृतिक सोर्स स्रोत की बात करते हैं, कब लिया जाता है? मॉर्निंग में। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी का है, सत्यम कुमार जी कह रहे हैं, कृष्णा पाल जी कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो लोग मॉर्निंग में विटामिन डी का नेचुरल सोर्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से, क्योंकि जब से प्रेशर ज्यादा पड़ गया, एग्जाम वगैरह आ गए हैं तब से। लेकिन आप लोग का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो शायद नेचुरल सोर्स ले पाए। ओके, तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले जो धूप होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा टहलिए धूप में, अगर घास वास कहीं बना हो, हरे घास पे चलिए, वहां से प्रॉपर तरीके से आपको विटामिन डी मिलता है। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 22, ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट, बड़े लोगों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑस्टोमेलेशिया। बताइए किसकी कमी से होता है? अच्छा, जो लोग गांव में रहते हैं उनकी तो बात अलग है, वो उनको तो हर तरीके से, चाहे धूप में नहीं जाएंगे तब भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे पेड़ है, तो दोपहर में भी जाते हैं तब भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें, प्योर ऑक्सीजन हो गया, विटामिन हो गए, मिलते हैं। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही, विटामिन डी। विटामिन डी रिक्टेस ऑस्टोमेलेशिया दोनों के लिए है, क्योंकि ऑस्टोमेलेशिया का मतलब हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जिससे बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। ठीक है, कमजोर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बी राइट आंसर है 22 का, ध्यान रखिएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर विच सोर्स ऑफ, हरे पत्तेदार सब्जियां किसका स्रोत होती हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां किसका स्रोत होती हैं? विटामिन के, ए, डी, B12। विटामिन के, ए, डी, B12, हरे पत्तेदार सब्जियां किसका स्रोत होती हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां किसका स्रोत होती हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सोर्स। आप देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। ठीक है, विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, B12 है। देखिए, देखिए विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन कहते हैं, ठीक है, ये भी हरे कुछ पालक वगैरह हो गए और बहुत सारी चीजें जैसे मछली वगैरह हो गए उससे मिलता है। देखिए, विटामिन डी हो गया, ये कैल्शियम हम डेयरी प्रोडक्ट जो खाते हैं उससे मिलते हैं।
ठीक है, जो दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया। विटामिन ए हो गया गाजर हो गया, कुछ हरी सब्जियां हो गई, मछली वगैरह जो लोग खाते हैं उससे मिलता है। विटामिन के भी आपके हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है आपके बुक में वो के वाला है, ए राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि हर विटामिन में कहीं ना कहीं कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जो स्रोत है वो विटामिन के का है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, तो 23 का ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हेमोराइज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। हेमोराइज, हेमोरेज या हेमोराइज कह सकते हैं, हेमोराइज। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, जहां से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है किसकी कमी से होता है। हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हेमोरेज डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ECKB1। बताइए, ब्लड हेमोरेज की प्रॉब्लम है अगर किसी को तो किस, क्या आप सुझाव देंगे, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। ओके, सी नहीं, विटामिन के की कमी से। 24 का सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, विटामिन के की कमी से होता है। हेमोराइज ब्लीडिंग प्रॉब्लम इज कॉज्ड ड्यू टू बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। ठीक, चलिए 25 पे वेजिटेबल्स ऑयल आर गुड सोर्स ऑफ। वेजिटेबल्स ऑयल किसका अच्छा स्रोत है? वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड सोर्स ऑफ, वेजिटेबल्स ऑयल आर गुड सोर्स, बताइए जो सब्जियों के तेल होते हैं अच्छा स्रोत होते हैं। ई के, सी के, B12 के, कि डी के? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं हमारे स्किन के, हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो हमारी त्वचा को डैमेज होने से बचाता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वेजिटेबल्स ऑयल जो सबसे अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स है, वो विटामिन ई का होता है। ठीक है, तो ए राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे जिसको आप देखिए, 25 क्वेश्चन टोटल थे। और भी क्वेश्चन आगे लेके आएंगे, लेकिन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से मेहनत करिए। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ, कितना सही गया आपका जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना आपके सही गए, कैसा रहा लेक्चर ये भी कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चीजों को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। 19 सही है, 22 सही है। कोई मैसेज करा सर मेरा 4 सही है। अगर आपके 4 सही हैं, 10 से कम सही जा रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, वरना बैक लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बैक इस कदर लगेगा, अगर 4 नंबर सही आ रहे हैं तो बैक आपके लग जाएंगे, और बैक इस कदर लगेंगे कि आप स्पेशल बैक भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी भी समय है, टाइम आपके पास है, क्लोजी पहले अच्छे से पढ़िए, और एक बार बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 पे फोकस करिए। जो बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जो आपको आसानी से याद हो जाए कम से कम उसको पढ़ लीजिए। ठीक, पास हो जाइएगा। चलिए।